तो पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी टू साइड्स ऑफ अ कर्व लिक्विड सरफेस डिस्कस किया था कि कर्व सरफेस जो होंगी उसके दो साइड के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और हमने फाइंड आउट किया था, जैसे कर्व सरफेस दिखा रखी है, एक तो है आपकी कॉन्वेक्स सरफेस, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉन्केव सरफेस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस को देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे यहाँ से तो कॉन्वेक्स है, और अगर से नीचे की तरफ से देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया था, आँख यहाँ रख के देखोगे, अगर आप आँख यहाँ रख के देखोगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, तो एक कॉन्केव लगेगी। ऐसे अगर कॉन्केव सरफेस को ऊपर से देखोगे, यहाँ पे आँख रख के देखोगे तो कॉन्केव दिखेगी, और अगर इसी को अगर नीचे से आँख रख के देखोगे, इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स लगेगी, अगर इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स लगेगी। तो ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था, और इनके एक्सेस प्रेशर डिफरेंस भी निकाल दिए गए थे और समझा दिए गए थे। एक्सेस प्रेशर डिफरेंस इनका आ गया था, फॉर्मूला आ गया था एक्सेस प्रेशर डिफरेंस का 2T/R। 2T/R ये एक्सेस प्रेशर डिफरेंस 2T/R किसके केस में था? एयर बबल के केस में, एक लिक्विड ड्रॉप के केस में था। ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कितना आ गया था? ये 2T/R आ गया था। एयर बबल के केस में भी 2T/R आ गया था, और सो बबल के केस में ये आ गया था इसका जस्ट डबल 4T/R, क्योंकि सो बबल जो था उसकी दो सरफेस होती हैं। लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड होता है, एयर ऊपर होती है, तो एक ही ओपन सरफेस होगी उसकी। इसी तरह से एयर बबल, अगर वाटर के अंदर है एयर बबल तो उसके बाहर वाटर होता है, अंदर केवल एक ओपन सरफेस होती है। लेकिन सोप बबल में 2 ओपन सरफेस होती हैं, उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, इसलिए उसका इंक्रीज इन सरफेस एरिया डबल होता है, इसलिए उसके लिए एक्सेस प्रेशर 4T/R आ गया था, डबल आ गया था। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द कर्व सरफेस। वही एक्सेस प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कर्व सरफेस में एक्सेस प्रेशर कितना होता है? लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स साइड। लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था, यहाँ लिखा भी है, whenever a liquid surface becomes curved, the pressure on the concave side is greater than that on convex side। तो कॉन्वेक्स साइड से कॉन्केव साइड में ज़्यादा होता है। अब हम आगे चलते हैं लास्ट लेक्चर से आगे, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए हमने एक कर्व सरफेस ले ली ABCD। ये लाइन आप हटा दीजिएगा, ए बी परपेंडिकुलर टू BC, ये लाइन हटा दीजिए। ABCD ले ली। इस फिगर को मैं दिखा देता हूँ ABCD क्या है। नीचे है फिगर, अभी दिखाते हैं। ये है कर्व सरफेस ABCD। यहाँ पर हमने ले ली कर्व सरफेस, ये है AB, BC, CD और DA। ये एक सरफेस थी, इसे 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करिए इसकी, कि ऊपर एक जैसे चद्दर सी है ना। अच्छा, मैं फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ जरा, इसे बार बार भूल जाता हूँ, अब कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ABCD एक सरफेस थी, ABCD एक सरफेस होगी, तो इसके कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर होगा। ये जो देखो, अगर हम ऊपर से देखें, इसे ऊपर मीन्स यहाँ पे आँख लगा के देखें, यहाँ पे मैं आँख लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने आँख लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पे आँख कहाँ गया, हट गया वो। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसे, यहाँ पे आँख लगा के देख रहा हूँ ऊपर की तरफ से, यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ से, तो ये ऊपर की साइड कॉन्वेक्स आएगी। ये क्या आएगी? कॉन्वेक्स। इसी तरह से ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, इस तरह से कॉन्वेक्स होगी, इसी तरह से ये कॉन्वेक्स होगी, इस तरह से सब दिखेंगी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। ऊपर की साइड से ये कॉन्वेक्स दिखेंगी, इधर से ये
ये फिल्म है ABCD। ऊपर की साइड से फूली हुई फिल्म है, फूली हुई कॉन्वेक्स दिख रही है आपको, उभार है इसमें ऊपर की साइड से, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए ना, ऐसे ऐसे। तो ऊपर की तरफ देखो फूला हुआ सा है फिल्म, कॉन्वेक्स साइड। तो नीचे क्या हो गया, ऊपर तो हो गया कॉन्वेक्स यानी उत्तल, और नीचे की तरफ क्या हो गई, अगर इधर से देखूँ मैं आग लगा के, इधर मैंने आग लगा दी, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था। अगर मैं नीचे से देखूंगा या नीचे की तरफ से आँख से देख रहा हूँ, तो नीचे कॉनकेव साइड दिखेगी, यानी अवतल, कॉनकेव साइड दिख रही है। और आपको पता है कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, नीचे अगर P+P होगा, स्मॉल p एक्सेस प्रेशर, तो ऊपर केवल कैपिटल P होगा। नीचे एक्सेस प्रेशर क्या होगा, स्मॉल p। ये रिपीटिशन हो रहा है पिछले लेक्चर का बेसिकली सारा। तो नीचे एक्सेस प्रेशर क्या है, स्मॉल p है, ठीक है। तो हमारे पास एक सरफेस थी, नीचे हमारे पास एक्सेस प्रेशर स्मॉल p है। उस एक्सेस प्रेशर के कारण क्या होगा, ये सरफेस जो है डिस्प्लेस होगी, फैलेगी। जैसे क्या सो बबल में होता है, सो बबल में अगर आप फूंक मारें तो सो बबल बड़ा होता जाता है ना, ऊपर की तरफ फैलता जाता है, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, सरफेस बड़ी होती जाएगी। तो इस एक्सेस प्रेशर जो अंदर एक्सेस प्रेशर P था, ये मैंने P लिख दिया है यहाँ पे, इसके कारण ये सरफेस ना ऊपर की तरफ ऐसे फैलेगी, ऊपर की तरफ ऐसे फैलेगी, और ऐसे फैलने का दिखा रखा है। और कहाँ पहुँच जाएगी, A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम पे पहुँच जाएगी। ये पहुँच जाएगी A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम और A प्राइम, ऐसे पहुँच जाएगी। तो B प्राइम को नीचे की तरफ आप मिला के बढ़ा दीजिए। ये देखिए 3 डायमेंशन फिगर है, गोला एक समझिए गोल सा है, कोई गोल सी आपके पास कर्व सरफेस है। तो जो मैंने नीचे लाइन खींची है बेसिकली नीचे नहीं है, सेंटर की तरफ जा रही है इसमें। तो ये जो A प्राइम B प्राइम है, AB है, ये एक दूसरे को ऊपर हैं, ये ऐसे बड़ी थी ना, ऐसे बड़ी हैं। इन्हें अगर नीचे की तरफ लाएंगे तो ये यहाँ मिलेंगी। बेसिकली चित्र कैसा है, अगर देखा जाए चित्र ये, तो चित्र देखो बेटा ऐसा ही है। अगर हम सही मायनों में सोच देखें, 3 डायमेंशन देखें, तो चित्र ऐसा है क्या, ये A है, ये B है, ये मैं टेढ़ा करके बना दिया, ये A प्राइम है, अरे ये A प्राइम है, और ये B प्राइम है, और ये O है। इस तरह का चित्र है ये, लेकिन ऐसा आपको दिख रहा है इस तरह से सामने। इसी तरह से ये कर्व सरफेस BC थी, ये B प्राइम C प्राइम बढ़ के हो गई, तो इन दोनों को मिला के एक्सटेंड करेंगे, ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे मिल रहा है कहीं। तो ऊपर वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान ली, इस वाले की R2 मान ली, कौन सी कर्व सरफेस की, BC या B प्राइम C प्राइम, BC की। हमारे पास AB था, ये AB था, AB, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान ली, इसकी मान ली R1। और हमारे पास क्या था, BC, ये था BC, इस तरह से BC की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान ली, R2। AB की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, BC की R2। और हमने मान लिया कि जो कर्व, ये जो कर्व सरफेस ऊपर की तरफ बढ़ी है, एक्सटेंड हुई है, यानी A प्राइम बढ़ी है, B प्राइम बढ़ी है, उधर से C प्राइम बढ़ी है, उधर से D प्राइम बढ़ी है, ये तो बढ़ी है। ये हमने DL मान लिया इस चित्र में कि DL बढ़ी है ऊपर की तरफ। ये रहा देखो DL, मैंने गोला लगा दिया, ये DL डिस्टेंस, ये DL डिस्टेंस। अब ये टेढ़ी टेढ़ी बढ़ी है, तो आपने अगर ए बी को अगर x माना था, तो नेचुरली आप A प्राइम B प्राइम को कुछ और मानेंगे, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मानेंगे, तो A प्राइम B प्राइम को x प्लस dx मान लिया है। ए बी को x माना है और A प्राइम B प्राइम को x प्लस dx मान लिया है। ये देखो चित्र में दिखा रखा है, ए बी को x मान रखा है, ये लिखा है x यहाँ पे, और A प्राइम B प्राइम को x प्लस dx लिखा हुआ है।
इसी तरह से बी सी को वाई माना है और बी प्राइम सी प्राइम को क्या माना है, वाई प्लस डी वाई माना है। चित्र में साफ दिख रहा है। बी सी जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है और जो ए बी कर्व सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अब दोबारा आते हैं उस थ्योरी पे जो आपको मैथमेटिक्स लगानी शुरू करी हमने। तो आपने ये कर लिया, एक्सेस प्रेशर कर रहे थे, एलिमेंट ले लिया कर्व सरफेस का ए बी सी डी जो एलिमेंट लिया है इसमें क्या माना, ए बी इजकल टू एक्स, ए प्राइम बी प्राइम इजकल टू एक्स प्लस डी एक्स, बी सी इजकल टू वाई, बी प्राइम सी प्राइम इजकल टू वाई प्लस डी आई, वाई प्लस डी वाई। ये मैं अभी समझा चुका हूँ नीचे ना आपको। अब दोबारा उस चित्र पे थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल है। कुछ ऐसा सा मान लो कर्व, कर्व जो हिस्सा है ना उसे स्ट्रेट मान लो, मान लिया ए बी, मान लिया हमने ए बी, उसमें सीधा बना हुआ है, हालांकि दोबारा बना देते हैं। चलो हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी दिस और दिस, ये ट्राइंगल, और इसी को एक्सटेंड करके ऊपर तक लिया है, यहाँ पे एक्सटेंड करके ऊपर लिया है ऐसे। देखो ट्राइंगल दिख रहा है ना। अगर हम कर्व सरफेस को सीधी सीधी मान लें, ए बी और ए प्राइम बी प्राइम को सीधा मान लें, तो देखो दो ट्राइंगल हो गए, ए बी ओ, ट्राइंगल हो गए ए बी ओ, और हो गया ए प्राइम बी प्राइम और ओ, ऐसे हो गया ए बी ओ और ए प्राइम बी प्राइम ओ, ये ट्राइंगल हो गए। तो इन ट्राइंगल के बारे में लिखा है, देखो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ए बी ओ एंड ए प्राइम बी प्राइम ओ। वो तो आपको दिख भी रहा था, ए बी कुछ इस तरह से था, ये ए बी था, और ए प्राइम बी प्राइम कुछ इस तरह से था ये। तो सिमिलर तो ही, तीनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू, दोनों का ये कॉमन है, और इसका ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स में रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। ये R1 है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक R1 है, ऐसी यहाँ से यहाँ तक R1 है, नीचे तक। ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है, ये DL बना था, तो ये पूरा क्या हो गया, ये R1 प्लस DL हो गया। किसी भी साइड में लिख लो, R1 प्लस DL हो गया, चाहे लेफ्ट में मान लो R1 प्लस DL पूरा, या इधर मान लो। तो इसमें क्या लगा दिया, ये x था, ये x प्लस डी एक्स है ऊपर वाला। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इजकल टू R1 प्लस DL डिवाइडेड बाई R1, ये लगा दी। और इसे सॉल्व करके dx आ गया, बहुत आसान है निकालना, dx की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो BC वाला पोर्ट था, BC वाले है, ये ट्राइंगल और ये ऊपर वाला ट्राइंगल बी प्राइम सी प्राइम वाला, ये भी दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, बिल्कुल सेम जैसे अभी लगाई थी लेफ्ट साइड में। सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनमें प्रॉपर्टी लगा दी, तो इसमें आ गया, वाई प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू R2 प्लस DL डिवाइडेड बाई R2। इससे डी वाई की वैल्यू आ गई, तो dx और dy की वैल्यू आ गई। अब हमारा एरिया कितना बढ़ा है, अगर हम सरफेस का एरिया देखें तो कितना एरिया बढ़ा है, ये लिखा है इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस, नीचे लिख दिया लाइन x प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस एक्स वाई। इसके लिए फिर चित्र देखते हैं। देखो पहले आपकी क्या थी, A B C D A ये था, और इस साइड्स क्या थी, x और y। तो इसका मतलब पहले एरिया क्या था, x इंटू वाई, x मल्टीप्लाई वाई।
फिर हमारी कर्व को कौन सी सरफेस हो गई, ए प्राइम बी प्राइम, बी प्राइम सी प्राइम, सी प्राइम डी प्राइम और डी प्राइम ए प्राइम। और ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डी एक्स, और बी प्राइम सी प्राइम की वैल्यू वाई प्लस डी वाई। तो अब एरिया क्या क्या हो गया, अब एरिया हो गया एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, ये जो लास्ट वाला एरिया है माइनस पहला वाला एरिया। पहले एरिया एक्स वाई था, अब एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया हो गया एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस एक्स वाई, यही लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा है इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू एक्सपेंशन एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस एक्स वाई। इसमें एक्स वाई से एक्स वाई की टर्म कट जाएगी, और जो टर्म डी एक्स वाई डी वाई आई थी ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट माना है सरफेस का। तो डी एक्स डी वाई को क्या मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, क्योंकि डी एक्स भी बहुत छोटा है और डी वाई भी बहुत छोटा है। तो एक्स वाई वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, एक्स डी वाई इंटू वाई डी एक्स, एक्स डी वाई इंटू वाई डी एक्स बच गया। और इससे पहले आप क्या निकाल चुके हैं अभी ऊपर, देखो थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। आपके पास इंक्रीज इन एरिया आ गया एक्स डी वाई इंटू वाई डी एक्स, और आप डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं और डी वाई की निकाल चुके हैं। तो डी एक्स की डी वाई की वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, डी एक्स की जगह रख दीजिए। ये भी दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इंक्रीज इन एरिया जो ऊपर था एक्स वाई इंटू दिस आ जाएगा, इंक्रीज इन एरिया ये आ जाएगा। और आपको पता है कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज बार ऊपर लिखा इन, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया। यानी सरफेस टेंशन को अगर जितना भी एरिया बढ़ा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी सरफेस एनर्जी आ जाती है, सरफेस एनर्जी में बढ़ोतरी जो हुई है वो आ जाएगी। तो हमारा जो इंक्रीज इन एरिया था वो कितना था, हमारा इंक्रीज इन एरिया था एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये लिखा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस ऊपर लिखा है, इसे मल्टीप्लाई कर दो सरफेस टेंशन से, तो हमने नीचे कर दिया इंक्रीज इन एरिया ये था, इसे मल्टीप्लाई अगर सरफेस टेंशन से कर देंगे टी से ये कर दिया, तो आपका इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगा डेल्टा ई। ये फॉर्मूला है, पहले हमने पढ़ा दिया है आपको। तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस टेंशन से, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आ गई। ये एनर्जी कहाँ से आई सरफेस में एक्स्ट्रा, ये एनर्जी आएगी सरफेस में एक्स्ट्रा, वो जो एक्सेस प्रेशर था ना नीचे की साइड, हमारी ऐसी सरफेस थी ना ए बी, तो इसमें नीचे से जो एक्सेस प्रेशर लग रहा था, एक्सेस प्रेशर लग रहा था यहाँ से, जिसके कारण ये ए प्राइम बी प्राइम पे पहुँच गई थी। जो ए बी थी इस पे एक्सेस प्रेशर लग रहा था, तो कहाँ पहुँच गई थी, ए प्राइम बी प्राइम पे पहुँच गई थी एक्सेस प्रेशर के कारण। वो एक्सेस प्रेशर क्या था, स्मॉल पी। तो इस एक्सेस प्रेशर के कारण जो वर्क डन होगा वही उसमें एक्सेस सरफेस एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड हो जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन एक्सेस एनर्जी आपने निकाल ली, एक्सेस सरफेस एनर्जी ये आ गई। अब वर्क डन निकाल लो, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेस प्रेशर के कारण वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमेशा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया पी इनटू एक्स वाई। एक्सेस प्रेशर के कारण कितना वर्क होगा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। एक्सेस प्रेशर स्मॉल पी था, एरिया हो गया एक्स वाई। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल।
तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया। तो ये तो फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीएल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, ये वर्क डन आ गया। यही वर्क डन एक्सेस एनर्जी को क्रिएट करता है। तो इस वर्क डन को एक्सेस एनर्जी के बराबर रख दीजिए। एक्सेस एनर्जी ये है जिस पे दो टिक लगाएं, और वर्क डन ये है। इसी वर्क डन के कारण एक्सेस एनर्जी मिलती है हमें। दोनों को बराबर रख दिया तो आपकी इक्वेशन आ गई P इज इक्वल टू टी, ये आ गया। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड कर्व सरफेस, ये आ गया। चित्र आपने देख ही लिया इसका, ये था, ये सब समझा दे गया। ये तो हमारी जो कर्व सरफेस थी, दोनों क्या थी, इनके दोनों के जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर थे एक ही साइड में थे। जैसे नीचे लाते हैं, ए बी का भी इस साइड था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बी सी का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ था। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, नीचे। अगर हमारे पास ऐसा सरफेस हो, एक तो एस हो और इससे जुड़ी क्या हो, एक एस हो, ऐसी भी तो हो सकती है सरफेस का पार्ट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माने उस कर्व का सर्कल पूरा कर लो तो जो उसका सेंटर आएगा। तो हमारी ऐसी भी हो सकती है कि ए बी ऐसे हो और बी सी क्या हो, ऐसे हो। तो बी सी का सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड आएगा, इधर, और ए बी का किधर आएगा, इधर। तो दोनों के अपोजिट साइड में आएंगे। बी सी का ऊपर आएगा, ए बी का नीचे आएगा। और मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी सरफेस का, उसके द्वारा बनने वाला सर्किल को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कोई सरफेस थी, ये कोई है ए बी मान लिया, या बी सी है, ये बी सी, क्योंकि इस डायरेक्शन में बी सी बना रखे तो बी सी बना देता हूँ। बी सी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे, इसका ना गोला पूरा कर लो, इसका सर्कल पूरा कर लो। अब मोबाइल में देखो पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसे सेंटर, ऐसे गोला पूरा कर लो, और जो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, ये रहा सेंटर, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसकी हर सरफेस के हर पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो यही ओ प्राइम दे रखा है यहाँ पे, बी सी के केस में ओ प्राइम दे रखा है। देखो बी सी के केस में क्या दे रखा है, ओ प्राइम, और ए बी के केस में देख क्या दे रखा है, ओ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर दोनों सरफेस जो हैं उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम साइड ना हो के अपोजिट साइड है, जैसा अभी मैंने चित्र बनाया था, तो उनके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, P इज इक्वल टू टी 1/r1 माइनस 1/r2। अगर सेम साइड में थे तो क्या आया था, प्लस आया था। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम साइड में है तो ये आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। और अगर दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग साइड में है तो उसके लिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू टी 1/r1 माइनस 1। यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा बीच में। जिन सरफेसेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर्स सेम साइड में लाई करते हैं वो सिनक्लास्टिक सरफेसेस कहलाती हैं। ये लिखा है सरफेसेस हु सेंटर्स ऑफ कर्वेचर lie on the same side of the surface are called the synclastic surfaces, and the surfaces whose center of curvatures do not lie on the same side of the surface are known as anticlastic surfaces. ये सरफेस की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, FACE आएगा। सरफेस, उनके लिए एक्सेस प्रेशर ये होता है, एंटीक्लास्टिक सरफेसेस के लिए। अब इसी का एग्जांपल ले लो जो भी हम कर चुके हैं पहले। हमने क्या किया था, लिक्विड ड्रॉप की थी, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, और एयर बबल एंड वाटर, जिसके लिए 2T/R आया था, उसके लिए 2T/R एक्सेस प्रेशर आएगा ही, क्योंकि उन दोनों केस में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। जो लिक्विड ड्रॉप थी वो भी ऐसे थी,
उसके अंदर क्या भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था पूरे में, ऐसे लिक्विड होती। और जो एयर बबल था, एयर बबल भी ऐसे ही था, ये मैं राइट साइड में बना रहा हूँ, इसके बाहर पूरे में लिक्विड भरा हुआ था, क्योंकि लिक्विड के अंदर एयर बबल था ये। तो दोनों की कर्व सरफेस एक ही कर्व सरफेस है इसमें, एक ही कर्व सरफेस है इसमें, तो इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड है, सेम साइड में है। तो इनके लिए सिंगल कर्व सरफेस है इसमें, इसलिए इसमें R1 इजकल टू R2 इजकल टू R है, सिंगल सरफेस है, कर्व सरफेस। और जब ऊपर वाले फार्मूले में R1 इजकल टू R रख देंगे, अभी दिखाते हैं ऊपर वाले फार्मूले में, यहाँ रख दिया आपने R1 की जगह पे भी R रख दिया और R2 की जगह पे भी R रख दिया, तो 1/R प्लस 1/R 2/R हो जाएगा, और T बाहर है तो 2T/R हो जाएगा। तो ये हो गया 2T/R। इसके लिए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए, एयर बबल एंड वाटर के लिए 2T/R आ गया एक्सेस प्रेशर। सो बबल, सो बबल में आपको पता था, सो बबल में दो सरफेस होती है, टू सरफेसेस सो बबल में होती है, कि सो बबल के बाहर भी एयर होती है और अंदर भी एयर होती है, इसलिए उसकी दो एक्सपोज सरफेस होती है, अंदर की तरफ भी और एक बाहर की तरफ भी। लेकिन उसमें भी R1 इजकल टू R2 इजकल टू R होता है, क्योंकि पतली ऐसी होती है, सो बबल भी ऐसे होता है। दोनों सरफेस, एक बाहर की तरफ है और एक क्या है, अंदर की तरफ, लेकिन दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 इजकल टू R2 इजकल टू R है। जब R1 इजकल टू R2 इजकल टू R है, तो आपको इस फॉर्मूले से दिख रहा लग रहा होगा, इस फॉर्मूले से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो R1 इजकल टू R2 इजकल टू R रख दो, R1 की वैल्यू R रख दो तो 2T/R आना चाहिए, R1 भी R रख दो, R2 भी R रख दो, 2T/R, लेकिन 2T/R नहीं आएगा, ये नीचे आते हैं दोबारा उसमें। किसके लिए दे रहे हैं, सो बबल के लिए। यहाँ लिख दिया सो बबल में 4T/R। देखो इसका एक कारण है छोटा सा, इस कारण के लिए हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा दोबारा। यहाँ हमने निकाला था, यहाँ जाते हैं, हमने निकाला था इंक्रीज इन एरिया, जो एक्सेस प्रेशर लगा था उसमें इंक्रीज इन एरिया, यानी सो बबल लग रहा है ऐसा था, और वो एक्सेस प्रेशर के कारण फूल के कहाँ चला गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, DL बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। तो एक तो इसकी अंदर वाली सरफेस है, अंदर की तरफ उसका एरिया बढ़ा, और एक इसके बाहर की सरफेस थी उसका भी एरिया बढ़ा सेम, तो इसकी दो ओपन सरफेस थी, दोनों का एरिया बढ़ेगा। ये तो हमने एक सरफेस का एरिया निकाल रखा है। सो बबल के केस में जो ऊपर की तरफ है सरफेस उसका भी एरिया बढ़ रहा है, जो अंदर की तरफ सरफेस है उसका भी एरिया बढ़ रहा है, तो जो इंक्रीज इन एरिया है 2 टाइम्स है, यानी 2x dy प्लस y dx, या 2 आ जाएगा फैक्टर। इंक्रीज इन एरिया इन केस ऑफ सो बबल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी दोनों सरफेस बढ़ रही हैं। जब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2xy। जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी में भी यहाँ 2t आ जाएगा, 2t आ जाएगा। जब यहाँ पे 2t आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, जब यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये सो बबल केस में है, तो सो बबल के लिए फॉर्मूला होगा 2t 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि उसकी दो सरफेस ओपन है। इसलिए जब R1 इजकल टू R2 इजकल टू R रखेंगे सो बबल केस में, तो 4T/R आंसर आएगा। अब आते हैं सिलेंड्रिकल फिल्म में। सिलेंड्रिकल फिल्म माने सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है ना, ये होता है गैस का सिलेंडर, इस तरह से होता है ना गैस का सिलेंडर। तो देखो गैस के सिलेंडर में कर्व सरफेस कौन सी है, बताओ कर्व सरफेस कौन सी है।
ये स्फेरिकल है, वो ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है ऊपर की, और बाकी ऐसे सिलेंड्रिकल है। तो इसमें R1 इजिकल टू R है, R2 इजिकल टू इन्फिनिटी है। और P इजिकल टू क्या जाएगा, T/R। तो जो R1 इजिकल टू R रख दोगे, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दोगे उसमें, तो 1/इन्फिनिटी इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो P की वैल्यू T/R आ जाएगी। ये जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली, ये कर्व सरफेस देखो बेटा, ये नीचे वाली है ना, नीचे वाली, अगर हम देखें नीचे वालियों में, इसे पूरी को, ये प्लेन है। देखो मैं ऊपर की बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ऊपर की गोल है, ये वाला जो गोल है, इसका रेडियस कर्वेचर कहाँ आएगा, नीचे इन्फिनिटी पे आएगा, क्योंकि पूरा प्लेन है ये, ऊपर ऊपर बिल्कुल प्लेन है। एक प्लेन में, जैसे प्लेन में कैसे होगा, ये एक प्लेन ले लिया सपोज, और इसी करस्पॉन्डिंग में एक और बना रहा हूँ, तो छोटा बना देते हैं, छोटा ये बना लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग ये बना दिया, और एक बना दिया इसके बाद ये ऐसे, और इन सबको मिला दिया ऐसे ऐसे। तो आपको दिख रहा है ना, इस तरह का बना दिया, बॉक्स टाइप बना दिया। इस बॉक्स में से सिलेंडर काटो सपोज, तो एक सिलेंडर का ऊपर की गोल सरफेस ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग गोल सरफेस यहाँ आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ऐसा है। तो जो ऊपर वाली सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये तो प्लेन है बिल्कुल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 0 इन्फिनिटी। क्योंकि इसका अगर सर्कल बनाए, इसका पूरे का, इस कर्व को गोल माने, ये तो प्लेन है, तो जब गोल है ही नहीं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के अनंत पे जाके मिलेगी ये सरफेस ना पूरी। अदरवाइज तो प्लेन सीधी सीधी चलती रहेगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ऐसे नीचे वाली कर्व कौन सी है, साइड वाली, ये वाली कर्व है, ये देखो घूम रही है पूरी। यहाँ पे अगर यहाँ कट हो रहा है तो यहाँ पे यहाँ मिलेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ मिल रहा है, ऐसे करके देखो कर्वेचर दिख रहा है ना। ऊपर वाली कहाँ मिलेगी, ऊपर वाली मिलेगी यहाँ पे, ऐसे ये वाली बीच वाली कहाँ मिलेगी, देखो बीच वाली मिलेगी यहाँ पे। सरफेस समझ लो ना, गोल सी सरफेस हो रही है, देखो गोल सरफेस हो रही है ऐसे, चारों तरफ की गोल सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो जाएगा। तो ऊपर वाली और नीचे वाली का इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए P इजिकल टू T/R हो जाएगा। इसके बाद सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड है, जैगर्स मेथड, जिससे किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।